इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 8। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझने से क्या आपको फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप समझते हैं तो आप समझेंगे गॉसेस थ्योरम समझेंगे, और गॉसेस थ्योरम जब समझेंगे तो आप पता है गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। एक लाइन चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एक सरफेस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, और एक वॉल्यूम चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे आप निकालेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये सबके आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है पॉइंट चार्ज के लिए, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है, अभी तक आपने इनका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला है। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसेस थ्योरम समझना पड़ेगा, और गॉसेस थ्योरम समझने के लिए आपने क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना पड़ेगा। लेकिन इससे भी पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक काफ़ी एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगा दिया एरिया वेक्टर, इसका मतलब एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए। किसी भी एरिया का छोटे एरियाज को नॉर्मली क्या माना जाता है, एक वेक्टर माना जाता है। और अगर आप इस एरिया को वेक्टर मानते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाती है, मानी ये जाती है किसी भी एरिया की डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए तो इसी को बोला जाता है एरिया वेक्टर। मतलब मान लेते हैं मेरे पास ये है, ये सरफेस एरिया है, और मैं कहता हूँ ये आप इसको वेक्टर मानते हैं, तो बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस वाले सरफेस की डायरेक्शन यहाँ की ओर होगी और इस वाले सरफेस की डायरेक्शन यहाँ की ओर होगी। मतलब दो सरफेसेज हैं, इसका सरफेस पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर आएगा, इस पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर आएगा, तो इस एरिया का यहाँ पे होगा और इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। तो सबसे पहला काम है एरिया, अगर आप इसको वेक्टर मानते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एरिया की डायरेक्शन देना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम दिखाते हैं फाई से। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है नंबर ऑफ लाइंस जो पास होती हैं परपेंडिकुलरली किसी एरिया से। जैसे मान लेते हैं मैंने एक एरिया डाल दिया, यहाँ पे एक एरिया मेरे पास है, एक प्लेन एरिया। पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा प्लेन एरिया का, उसके बाद मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक रफ सरफेस का। तो पहला फ्लक्स होगा प्लेन एरिया का। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन एरिया और यहाँ पे कोई चार्ज रखे होंगे, पहले से ही यहाँ पे कोई चार्ज रखे होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकली होंगी ऐसे करके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अगर मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो आप उनको काउंट करिए, 1 2 3 4। इसका मतलब मैं कहूँगा कि इस प्लेन का, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 4। फ्लक्स का मतलब नॉर्मली क्या होता है, बहना। फ्लक्स का मतलब कोई चीज़ बहती है, जैसे वाटर फ्लक्स पानी का बहना, एयर फ्लक्स हवा का बहना, कोई भी चीज़ बहती है तो उसको कहते हैं फ्लक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ फ्लक्स का ठीक है बह रही हैं, क्या बह रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस बह रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस एरिया से। कितनी लाइंस पास हो रही हैं, जितनी भी लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होती हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो लाइन तो दिखती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपने कहा था कि होती ही नहीं है, ये तो इमेजिनेशन है, ये तो एक हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, तो काउंट कैसे करेंगे। काउंट करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको उसके लिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, इसको निकालने का फॉर्मूला है। फ्लक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, हालांकि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई है, पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई है, और इसका एरिया है एस या ए, कुछ भी मान लीजिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है क्या, फ्लक्स फाई का जो फॉर्मूला होता है E इंटू एस। मतलब ध्यान दीजिए, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो निकलेगा वो आ जाएगा इस एरिया का फ्लक्स। मतलब यहाँ से कितनी लाइंस पास हो रही होंगी तो आप इसके फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान देना, इसमें कुछ लिमिटेशन है। इसमें ये लिमिटेशन है कि आपकी अगर ये फॉर्मूला तभी आप लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, सरफेस के क्या हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब जाके आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होके वो कुछ इंक्लाइंड वे में निकल रही हैं ऐसे, तो अब कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, तब
तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा नहीं, तब आपको एक थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो ये कि आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपोनेंट्स में बदलना पड़ेगा। आपको पता है किसी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में बदल सकते हैं। एक तो थीटा साइड का जो कंपोनेंट होता है, मान लेते हैं ये वेक्टर है ए, ये हो जाएगा थीटा साइड वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। अब ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए भी फॉर्मूला बनाऊँ, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक थीटा साइड वाला कंपोनेंट और एक दूसरे साइड वाला कंपोनेंट। तो थीटा साइड वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दो कंपोनेंट हैं, तो ई के कंपोनेंट क्या होगा थीटा साइड का ई कॉस थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ई को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो ई कॉस थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा या मुझे ई साइन थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना है तो मुझे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वही कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, तो यहाँ पर ई के बदले आप क्या रखिए ई कॉस थीटा, क्योंकि ई कॉस थीटा ही सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई कॉस थीटा इंटू सरफेस एरिया है आपके पास एस, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ई एस कॉस थीटा। तो ये है फाइनल वो फॉर्मूला जो हर केस में आपका लग सकता है। यहाँ पर इस केस में लगाना चाहो तो भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आप इस केस में निकालना चाहो तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले की जो इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कौन सी लिमिटेशन होती है, यहाँ पर अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहोगे तो केवल और केवल कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्शन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे मैं ले जाना चाहता हूँ, इसको लाना चाहता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में, या आप कह सकते हैं वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मान लो पास ए और बी है तो इसका होता है ए बी कॉस थीटा। 11th क्लास में आपने देखा वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ इसी से मिलता जुलता यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, ए के बदले ई दिख रहा है, बी के बदले एस दिख रहा है, कॉस थीटा के बदले कॉस थीटा। तो फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा के बदले आप अगर ए डॉट बी लिख सकते हैं तो ई एस कॉस थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं ई डॉट एस। तो फ्लक्स को मैंने वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख दिया है। जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इस फॉर्मूले में भी आते हैं और इस वाले फॉर्मूले में भी आते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करना चाह रहा हूँ, आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से जो भी क्वांटिटी आती है वो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। चूँकि ये स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए फाई क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और दूसरी चीज़ इसमें पूछी जाती है, इसकी यूनिट पूछी जाती है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। आप फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि फ्लक्स की यूनिट क्या होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम और सरफेस एरिया की होती है आपकी मीटर स्क्वायर। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मोस्टली गलती करते हैं बच्चे, कहाँ पे गलती करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में एक गलती हो जाती है। वो ये होती है कि मान लेते हैं इस तरह से कोई सरफेस एरिया दे रखा है, इसके एरिया की वैल्यू दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। तो यहाँ पर जो थीटा आप यूज़ करेंगे, थीटा कौन सा यूज़ करेंगे, आपको डायग्राम में साफ दिख रहा है कि जो थीटा है वो पहले क्या करेंगे, सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। इस नॉर्मल को आप चाहे ए कैप बोल दीजिए या आप एन कैप बोल दीजिए। नॉर्मल के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता है उसको थीटा लिया जाता है। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, प्लेन के साथ जो एंगल लिया जाता है, जो प्लेन के साथ एंगल बना रहा है उसको यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ कर लेते हैं, जो गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आपका थीटा होगा, क्या होगा, क्या थीटा जो होगा वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका थीटा होगा।
अब हम बात करते हैं फ्लक्स थ्रू द इर्रेगुलर सरफेस। अच्छा, इससे पहले जो फ्लक्स निकाला था वो कैसा था? आपने देखा था वो एक प्लेन सरफेस था। इससे निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? इससे प्लेन सरफेस एरिया हो तो फ्लक्स निकालने में बहुत दिक्कत नहीं आती। इसके लिए तो सीधा फॉर्मूला है E/S cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थीटा होगा, यहाँ पर जो थीटा होगा और यहाँ पर जो थीटा होगा, यहाँ पे जो थीटा होगा सब सेम होंगे। तो थीटा यहाँ पे सब जगह पर सेम है, तो यहाँ पे आपको थीटा अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लेन सरफेस एरिया का तो आप सीधा यही फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं फ्लक्स। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पे आती है? अगर आपके पास सरफेस आपके पास इरेगुलर टाइप का है, इस तरह का आपके पास सरफेस है, तो तब आप फ्लक्स निकालने में क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, क्या हर जगह पे थीटा सेम है? यहाँ पर नॉर्मल डालिए, देखो ये सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस, इस पर नॉर्मल डालिए, यहाँ पे थीटा। ये जो सरफेस दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल, आप इधर यहाँ पे नॉर्मल डालिए, यहाँ पे नॉर्मल डालिए, यहाँ पे नॉर्मल डालिए, यहाँ पे नॉर्मल डालिए। अगर हर जगह पे जो थीटा आ रहा है सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ, वो अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है? ऐसे सरफेस का आप फ्लक्स कैसे आप निकाल पाएंगे? इसके लिए आपने मैथमेटिक्स, थोड़ा बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी समझ में आ जाए। हम यहाँ तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इस पूरे एरिया को हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसका एरिया मान लेते हैं DS मान लेते हैं। तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो फ्लक्स निकालोगे इस सरफेस का निकालोगे, पूरे सरफेस का निकालना तो अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा। तो क्या किया जाता है, मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई की जाती है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो क्या किया जाता है उसके लिए, सबसे पहले आप एक छोटे से सरफेस एरिया को आप करेंगे, इस सरफेस एरिया को प्लेन सरफेस एरिया मान सकते हैं। हालांकि एक आइडियली आप प्लेन तो नहीं है, फिर भी आप इसको प्लेन सरफेस, जितना छोटा सरफेस लेंगे उतना प्लेन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो मान लेते हैं d फाई है, क्योंकि एक बड़े एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, एस एरिया से निकलने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं आप? फाई कहते हैं। तो छोटे एरिया से निकलने वाले फ्लक्स को क्या कहेंगे? d फाई कहेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, d फाई निकालेंगे। d फाई कैलकुलेट कर लिया तो d फाई का मतलब क्या है? d फाई का मतलब है इस छोटे से एरिया का फ्लक्स। तो पूरे सरफेस से निकालने के लिए क्या किया जाता है, मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले छोटे एरिया का निकाला जाता है, उसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट दी जाती है, तब जाके हमें पता चलता है कि इंटीग्रेट करते ही, लिमिट देते ही हमें पूरे सरफेस एरिया का फ्लक्स पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम है इसका फ्लक्स। तो इसके लिए हम जो फ्लक्स यूज़ करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E है और यहाँ पर का एंगल है थीटा। तो जो d फाई होगा इस छोटे से एरिया का फ्लक्स वो होगा E.d फाई या ds, E.ds। अब मैंने कहा था कि अगर हमें छोटे से एरिया का फ्लक्स पता है तो पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला आएगा वो हमारा टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेगा। ये क्या करेगा, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अब ये ई डॉट कैसे निकालते हैं, ई डॉट डी एस कैसे निकालते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कैसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। वो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए तरीका एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर ई क्या होगा, डी एस क्या होगा, इस तरह से हम इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। ये तब सीखेंगे जब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम हम